हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और मैं आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करता हूं। तो बच्चों, आज देखिए जो केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं 12th की, उसका आज हम आपको अगला पार्ट बताने जा रहे हैं। इसमें आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में हम पूरा एल्डिहाइड कीटोन कवर कर चुके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आज फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी आपको देखने को कुछ मिलेगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बेसिक चीज आपको आज बताएंगे। और कल वाला लेक्चर तो आप लोगों ने एकदम धुआं कर दिया है, उसको मैंने देखा भी अच्छी तरीके से आप लोग। तो आपको बता रहे, ध्यान दीजिए, कल का लेक्चर आप लोग लिए जान लीजिए एक ऐसा लेक्चर है जिसको आप एक हफ्ते में पढ़ेंगे तब जाके कहीं कवर होता है, वो एक दिन में मैंने सब कुछ दे दिया आपको। तो आज का लेक्चर आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत हेडिंग लगेगी, कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुण। The physical property of carboxylic acid. Physical properties of carboxylic acid. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहली चीज आप ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ करते हैं, मैं बताया फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आप स्टेज बताते हो, अवस्था क्या होती है, विलेयता आप बताया किया करते हो, गलनांक कैसे होता है, क्वथनांक कैसे होता है, गंध कैसी होती है, यही सब चीजें हम फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत बताया किया करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको हम सबसे पहले चीज बता रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ करती है, इसमें यह बताया जाता है कि जितने भी एलिफैटिक यौगिक होते हैं, इसके जैसे आपको बताया जाता है कि प्रथम जो हुआ करते हैं आपके, इसके जो C1, C2 और C3 तक से सदस्य होते हैं, जैसे फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ये बहुत ही क्या हुआ करते हैं, रंगहीन होते हैं, द्रव होते हैं और तीक्ष्ण गंध युक्त होते हैं। आप सिरके का देखे होंगे कैसे महक होती है, तीक्ष्ण गंध होती है और लिक्विड स्टेज में हुआ करते हैं। जो शुरुआत के 3 सदस्य होते हैं एलिफैटिक के, प्रथम 3 सदस्य जो होते हैं रंगहीन, तीक्ष्ण गंध युक्त क्या हुआ करते हैं, द्रव होते हैं। तीक्ष्ण गंध युक्त क्या होते हैं, रंगहीन द्रव होते हैं। लेकिन जो C4 से लेकर के C9 तक के सदस्य होते हैं, वो जो बकरी का जैसे दूध नहीं होता, उस बकरी के दूध से आप कोई मक्खन बनाइए, तो बकरी के दूध से बने जो मक्खन के जैसे अम्ल जैसे महक होती है। कभी देखिए मक्खन को आप रख दीजिए, बटर माने मक्खन तो होता ही है, मैंने बताया था कि एक ब्यूट्रिक एसिड होता है, तो वो क्या हुआ करता है, मक्खन से प्राप्त किया जाता था। मक्खन को आप देखिए रख देते हो किसी पात्र के अंदर, तो उसमें से एक बहुत दूसरी तरीके से स्मेल आने लगती है। तो जो C4 से C9 तक के सदस्य होते हैं उनकी स्मेल उस टाइप की होती है, और जो C10 वाले मेंबर्स होते हैं वो मोम जैसे क्या हुआ करते हैं, ठोस होते हैं। ये इतनी इनकी चीज की क्या बात बता दिया मैंने, किसके बारे में, किसकी अवस्था के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्यारी सी खूबसूरत हेडिंग लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल की या अम्लों की प्रमुख भौतिक गुण निम्न है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के प्रमुख क्या भौतिक गुण क्या है, निम्न है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के प्रमुख भौतिक गुण क्या है, निम्न है। और नंबर 1 आपको क्या बताने जा रहा हूं, अवस्था, स्टेज, और स्टेज में ए बताने जा रहा हूं। स्टेज में मैंने जैसे बता दिया कि इसके प्रथम जो 3 सदस्य होते हैं एलिफैटिक, एरोमेटिक नहीं, एलिफैटिक जो एसिड होते हैं उनके 3 सदस्य जो होते हैं वो रंगहीन अत्यंत तीक्ष्ण गंध युक्त क्या होते हैं, द्रव होते हैं। तो पहली चीज अब रंग 3 सदस्य में
फार्मिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, प्रोपेनोइक एसिड है। तो एलिफैटिक एसिड के प्रथम 3 सदस्य, मतलब 3 शुरुआत के जो 3 मेंबर होते हैं, मतलब C1 से लेकर के कहां तक के C3 के सदस्य, ये चीज याद रखिएगा कि जो सदस्य होते हैं वो रंगहीन, और अगली चीज क्या हुआ करता है बताया मैंने, जैसे रंगहीन और क्या हुआ करते हैं, तीक्ष्ण गंध वाले, तीक्ष्ण गंध वाले क्या होते हैं, द्रव होते हैं। पहली चीज तो हो गई भाई। कहने का मतलब सीधा सीधा ऐसा है कि फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल जो हुआ करता है, ये आपका क्या हुआ करता है, आपके क्या हुआ करता है, ये आपका कैसे होते हैं, ये रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाले द्रव होते हैं। फिर दूसरी बात मैंने बताया क्या, C4 से लेकर के C9 तक के जो सदस्य होते हैं वो बकरी के दूध से बने जो मक्खन हुआ करता है, मक्खन से प्राप्त अम्ल के समान क्या हुआ करते हैं, द्रव हुआ करते हैं। तो ये दूसरी बात हो जाया किया करती है कि आपका क्या हुआ करता है, C4 से C9 के सदस्य बकरी के दूध से बने मक्खन। अब बकरी सब लोग देखे होंगे, बकरी का जो दूध हुआ करता है उसका जैसे मक्खन क्या क्या हुआ करता है, गंध होता है, मक्खन के गंध युक्त क्या हुआ करते हैं, ये द्रव होते हैं। हम पूरा एकदम आपको जब तक पूरा समझा नहीं देंगे छोड़ेंगे नहीं, नोट कर लीजिएगा। ये तो C4 और C9 के सदस्य हो गए, और जो C10 से अधिक कार्बन युक्त एसिड मोम्स के सदस्य ठोस होते हैं। मोम के सदस्य क्या होते हैं भैया, ये ठोस होते हैं। एलिफैटिक एसिड के प्रथम 3 सदस्य फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये और एक प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH, ये सब क्या हुआ करते हैं, रंगहीन और बहुत तीक्ष्ण गंध वाले क्या होते हैं, द्रव होते हैं। और जो C4 से C9 के जो एसिड के सदस्य हैं वो बकरी का दूध से जो जैसे मक्खन नहीं बना होता बकरी के दूध से, उसी मक्खन से बने ये क्या होते हैं, ये भी गंधयुक्त किस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में, ये जान लीजिएगा। लेकिन जो C10 और उससे अधिक मेंबर्स हुआ करते हैं वो आपके क्या हुआ करते हैं, मोम के समान क्या हुआ करते हैं, ये आपके ठोस होते हैं। तो ये मैंने आज आपको कौन सी बता दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड की। देखिए जो ये प्रॉपर्टी हम बताया करते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT, जैसे NCERT की तर्ज है उसी लाइन को उठा के हम आपको समझाते हैं। नहीं तो पुराना फंडा क्या होता जानते थे, वो जैसे बताता था फार्मिक अम्ल की अवस्था द्रव, एसिटिक अम्ल की अवस्था द्रव, इस तरीके से। जो ये लैंग्वेज है एकदम ये नॉर्मलाइज टाइप की है, सबके लिए वही अप्लीकेबल हुआ करती है। अगली प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं, जान लीजिएगा, ये आपका क्या हुआ करता है, सॉल्युबिलिटी, विलेयता। चलिए एक एक समझते चलिए, एकदम विधिवत समझाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। और मैं बार बार समझाता हूं कि आपको जहां कहीं प्रॉब्लम हुआ करे आप कमेंट कर सकते हो। और एक चीज और ये भी होता है कि लेक्चर्स को आप पूरा अगर देखते हो विधिवत तरीके से स्टेप बाय स्टेप, तो कभी भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, जान लीजिएगा। और अगर आप बीच बीच में से कूद करके देखते हो तो फिर आपकी समस्या है, उसको आप लोग खुद जानिए, जान लीजिएगा। चलिए सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। विलेयता, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी। अगली चीज मैं आपको जो बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हुआ करता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, इसमें अंतः अणु क्या होता है, हाइड्रोजन बंध
पाया जाता है। और अंतरा अणु जो होता है, अंतराणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण क्या हुआ करता है, इसके C1 C2 C4 के जो सदस्य होते हैं वो जल में क्या हुआ करते हैं, सॉल्युबल होते हैं। वो जल में क्या हुआ करते हैं, बहुत ही तीव्र से, सिरका जो होता है वो पानी में सॉल्युबल हो जाता है, आपका जान लीजिएगा। तो ये जल में क्या होते हैं, अति विलेय होते हैं। लेकिन आपको फिर आगे जो बता रहा हूं ध्यान दीजिए कि जो इनमें जैसे कार्बन की चेन जब बढ़ती जाती है, फार्मिक अम्ल, फिर एसिटिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, तो कार्बन की संख्या बढ़ने के कारण क्या होती है, जो सॉल्युबिलिटी होती है या विलेयता होती है वो घटती जाती है। क्या होती है, घटती जाती है। ये चीज आप याद रखिए। और जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड है, आपका सैलिसिलिक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड वगैरह जो होते हैं ये जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। किंतु जो कार्बनिक विलायक जैसे एल्कोहल, बेंजीन, ईथर, इन सब में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। तो यहां से कितना कंक्लूजन निकल के आया, 3। कार्बोक्सिलिक अम्ल के मध्य क्या होता है, अंतराणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अभी हाइड्रोजन बंध बना के दिखाऊंगा अभी जब क्वथनांक वाली बात आएगी। और हाइड्रोजन बंध पाया जाने के कारण क्या होता है, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वाटर में सॉल्युबल होता है, आप जानते हो अच्छी तरीके से। और हाइड्रोजन बॉन्ड एक चीज को और इफेक्ट करता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। जिसमें हाइड्रोजन बंध जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा क्या होती है, अधिक होती है। तो इनकी सॉल्युबिलिटी उसी हिसाब से क्या हुआ करती है, उतनी ज्यादा अधिक होती है, ये भी जान लीजिएगा। तो आपको बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज क्या होता है, अंतरा अणु को, पहली चीज अंतरा अणु को हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण प्रथम 4 सदस्य जल में क्या हुआ करते हैं भैया, विलेय होते हैं। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम। दूसरा, अभी मैंने बताया कि जो प्रथम 4 सदस्य हैं, 4 सदस्य मतलब चाहे ब्रैकेट में लिख सकते हो, C1 को लेकर के कहां तक, C4 तक के जो सदस्य हैं, ये जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। और फिर एक चीज बता रहा हूं कि जैसे जैसे इनमें क्या होता है, कार्बन की श्रृंखला बढ़ती जाती है या कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे ही सॉल्युबिलिटी घटती जाती है। कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ विलेयता या सॉल्युबिलिटी घटती जाती है। कार्बन परमाणुओं की जैसे जैसे क्या होगी, आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाए, सारी संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे ही वैसे इनकी क्या होगी। अब इसे ये CH3 या COOH है, ये फार्मिक एसिड है, ये आपका क्या है, एसिटिक एसिड है, ये आपका क्या हो गया, CH3 CH2 COOH प्रोपेनोइक एसिड हो गया। तो अब इसमें देखिए कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। इसका मतलब जो विलेयता है घट रही है, इसकी कम होगी, इसकी और कम होगी, इसकी सबसे ज्यादा होगी। ये चीज याद रखिए। ये लेक्चर समझिए, रीजनिंग का क्वेश्चन, फिजिकल प्रॉपर्टी जितना भी समझा रहा हूं वो सब क्या हुआ करता है, एक तरीके से आपके लिए क्या होता है, रीजनिंग टाइप का होता है। इसलिए रीजनिंग समझना सीखो आप लोग। चलिए अगला टॉपिक, अगला टॉपिक 3रा नंबर, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जल में, वैसे भी एरोमेटिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, वो एरोमेटिक हैं तो वो ज्यादा करके कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, जल में
किंतु कार्बनिक विलायकों जैसे एल्कोहल, ये सब एल्कोहल विलायक है, जान लीजिए, बेंजीन, ईथर में विलेय होते हैं। ये बात समझिए, सॉल्युबिलिटी समझ में आ गई भैया आपको। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण प्रथम 4 सदस्य क्या होते हैं, जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, फर्स्ट 4 मेंबर्स। और फिर बताया दूसरी चीज कि कार्बन परमाणुओं की संख्या जैसे ज्यादा बढ़ती जाएगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वीक होता जाता है, और जिसके कारण क्या होता जाता है कि सॉल्युबिलिटी घटती जाती है, क्योंकि कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है, जान लीजिए, चेन बढ़ती जाती है। और अगली चीज क्या होता है कि जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं राजू, वो आपके क्या हुआ करते हैं, आपके वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। किंतु होता क्या है कि वो जैसे कार्बनिक विलायक, एल्कोहल हो गया आपका, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, इन सब में वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। मतलब इन सब में वो क्या होते हैं, विलेय होते हैं। तो पहली चीज स्टेज की बात कर दिया, दूसरी चीज किसकी बात कर दिया, सॉल्युबिलिटी की। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की या क्वथनांक की, जान लीजिएगा। तो क्वथनांक की हम बात कर रहे हैं, सुनिए आप लोग। ओ फिरकी वाली तो कल फिर आना, नहीं फिर जाना, तू अपनी जुबान से कि मर जाएंगे मुस्कान से। क्वथनांक क्या आपको मैंने बताया, तीसरी चीज क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। बालूम कम कर, नहीं पप्पा जग जाएगा। तो आपको मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं राजू। सबसे पहले जो भी मैंने इसके पहले जो एक्सप्लेनेशन किया उसी हिसाब से समझिए कि इनमें क्या हुआ करता है कि अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और अंतराणुक हाइड्रोजन बंध जो होता है थोड़ा ये स्ट्रांग होता है, किसकी तुलना में, एल्कोहल की तुलना में, एल्डिहाइड की तुलना में। और जब स्ट्रांग है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट उनसे क्या होगा, ज्यादा होगा। यही बात बताना चाहता हूं। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध प्रबल होता है, अतः इनका क्वथनांक संगत, संगत मतलब जैसे एक कार्बन का एल्कोहल लीजिए, जैसे मेथिल एल्कोहल, फिर क्या लीजिए आप, इधर क्या ले लीजिएगा, एक कार्बन का फॉर्मिक एसिड, यही कह रहा हूं। संगत एल्कोहल एल्डिहाइड से क्या हुआ करता है, अधिक होता है। कुछ समझ पाए, क्या समझ पाए? अंतराणुक हाइड्रोजन प्रबल होने के कारण इनका क्वथनांक संगत एल्डिहाइड और एल्कोहल से अधिक होता है। तो पहली प्रॉपर्टी इसको बता रहा हूं, समझ लीजिए। पहली चीज ए, प्रबल अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध पाए जाने के कारण इनका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट संगत एल्डिहाइड एल्कोहल से ज्यादा होता है या अधिक होता है। एक एक लाइन एकदम विधिवत कंटास समझिए, तब तो विधिवत हम जानेंगे कि आप लोग पूरा एकदम मेरे साथ जुटे हुए हो विधिवत तरीके से। प्रबल अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट संगत एल्डिहाइड एल्कोहल
है। अब मैंने कहा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जब एक ही यौगिक के कई परमाणु आपस में जुड़ते हैं और उसके कारण जब हाइड्रोजन बंध बनता है तो उसको अंतराणु हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अब इसे देखिए, इसको मैं बता रहा हूँ कौन सा है, देख लीजिए। अब सबको कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला बनाना आता है ना, R, यही तो होता है जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड का, RCOOH, यही होता है। अब देखिए मैं बना के दिखा रहा हूँ कैसे हाइड्रोजन बंध बनता है। तो देखिए R, यहाँ पे लगा सिंगल बॉन्ड C, अब इसके साथ डबल बॉन्ड O हो गया। अब फिर क्या बचा OH, तो ये सिंगल बॉन्ड क्या हो गया O और फिर सिंगल बॉन्ड H। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मॉलिक्यूल है, RC डबल बॉन्ड O फिर OH, यही है ना ये कार्बो। अरे भैया ऐसा है, ये RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और O और फिर ये क्या हो गया H। अब दूसरा मॉलिक्यूल लिखें तो दूसरा मॉलिक्यूल उधर से आएगा, तो आएगा कैसे, ऐसे आएगा R, इसको फिर यहाँ क्या लिखे C, देख लीजिए थोड़ा दूर चलो ना, R फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड C, देखे। फिर आपकी बात उलट दीजिए इसको, ऐसे ये था ना सीधा, तो उलट के आ रहा है, उलट दीजिए, जो ऊपर है वो नीचे है, ऊपर आ जाएगा। समझ में आया? जो सॉरी आपको जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो कहाँ चलाएगा, नीचे। जुकाम हुई है भैया। अब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद ध्यान दीजिए, ये तो यहाँ तो क्या हो गया डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या होगा O और फिर H, ये लिख लीजिए RC डबल बॉन्ड O फिर O फिर H। देखिए तो उलट दिया। अरे भाई हमको भिड़ाना केवल हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से है और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से, तो अब देख लीजिए ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, आप बनाओ ना। ये बन गया कौन सा बॉन्ड, देखिए एक यौगिक के बीच में बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ना, और यहाँ हाइड्रोजन और किसके बीच में, ऑक्सीजन के बीच में। ये देख लीजिए यहाँ कौन सा है, तो ये कौन सा है, हाइड्रोजन बंध। ये कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये आपस में जुड़ करके कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ गया होगा ना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड OH पहला मॉलिक्यूल, इसका ये हो गया। और दूसरे मॉलिक्यूल को जब हम उलट के लिखते हैं तो R और ये फिर C और ये फिर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड O और फिर यहाँ से H। तो आप जानते हो सब लोग कि जब हाइड्रोजन और परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु में विभाजित होता है ये, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणुओं में मैंने बताया, अंतरा अणु को हाइड्रोजन बंध। अब ये जल के साथ कैसे बनाता है, तो देखिए उसको भी दिखा दे रहा हूं। जल के साथ इसकी बहुत अच्छी सेटिंग होती है। ये तो हो गया, आप इतना समझ गए सब लोग। बढ़िया सा एक खूबसूरत कमेंट किया करो, ठीक है, हाँ, तब मजा आता है। अब इसके बाद क्या होगा, अगर आप इसको जल के साथ देखना चाहते हो तब तो यहां ले लीजिए। अब इसे जल के साथ लपेटोगे इसको तो R फिर सिंगल बॉन्ड C और ये फिर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O और फिर ये क्या हो गया O और फिर ये क्या है H। यही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे इसको आपने बनाया था वैसे उसको भी आपने बना दिया। अब जब आपने उसको ऐसे बना दिया तो कुछ नहीं करना, वाटर मॉलिक्यूल जब आएगा ना, जैसे वाटर का क्या होता है फॉर्मूला HOH, ये वाटर का होता है, तो इसका एकदम सीधा सा है, यहाँ पे आएगा ऐसे इसके साथ, ये लीजिए हमें तो लूट लिया, ये बन गया पहला। ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाटर है ना, अब फिर आएगा तो अगला इसके साथ फिर ऐसे अटैच हो जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाता है, जान लीजिएगा। अब इसके साथ क्या अटैच होगा इसका, ऑक्सीजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन है ना, ये ऑक्सीजन और फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन और फिर यहाँ क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। ये किसका फॉर्मूला है H2O का, ये किसका फॉर्मूला है H2O का। अब समझ में आ गया। इसके ऊपर आप जानते हो अंशतः प्लस चार्ज, अंशतः माइनस चार्ज, अंशतः माइनस चार्ज, अंशतः प्लस चार्ज, ऐसे जुड़ते चले जाते हैं और जब खूब जुड़ जाएंगे तो एक बृहद मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये क्या हो गया आपका, किसके साथ बताइए, जल के साथ
हाइड्रोजन आबंध। तो कुछ बतिया क्लियर हुई कि प्रबल अंतः अण्विक हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण इनका जो क्वथनांक होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये हो गया, किसकी बात बता दिया मैंने? ये बात बताया मैंने किसकी? क्वथनांक की। अब किसकी बात बताऊंगा? अब गलनांक की बात अगर कर दें तो गलनांक जो हुआ करता है, इनका जो गलनांक होता है वो भी अधिक होता है, क्योंकि इसमें भी वही बात है, पूरी चीज बता रहे हैं। लेकिन जो सम कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला के एसिड होते हैं उनका गलनांक जो होता है वो विषम कार्बन परमाणु वाले एसिड की से क्या होता है? अधिक होता है। तो आइए थोड़ा अब हम बात करें किसकी तरफ? गलनांक। ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, अरे नहीं फिर जाना, तू अपनी जुबान से इतना है बड़ा बेईमान से। गलनांक नांक मेल्टिंग पॉइंट। तो सुनिए, जो नियम ये बताने जा रहा हूं केवल कार्बन 10 तक, मतलब सी से, मतलब प्रथम 10 कार्बन के जो सदस्य होते हैं, प्रथम 10 सदस्य होते हैं, उन्हीं पर ये नियम क्या होता है? अप्लाई होता है। बाकी ये उस पर फिर अप्लाई नहीं होता है। तो जो सम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक, सम कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्वथनांक होता है वो विषम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या होता है? अधिक होता है। और यह नियम केवल प्रथम 10 कार्बन के सदस्य तक अप्लीकेबल होता है। प्रथम कितने? 10 कार्बन के जो सदस्य हुआ करते हैं वहां तक ये नियम क्या हुआ करता है? अप्लीकेबल होता है। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा सब लोग। और अगर आपसे कोई पूछे कि काहे ऐसा कारण है कि सम वाले का ज्यादा होता है विषम वाले का कम, तो इसको हम लोग एकांतर प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एकांतर प्रभाव कहा किया करते हैं। और उस एकांतर प्रभाव के कारण क्या होता है? जो चेन बनती है तो सम वाली की जो हो जाती है वो थोड़ा अच्छी बनती है। तो अब यहां से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? सम कार्बन युक्त, सम कार्बन युक्त, देखिए मैंने बताया क्या कि सम कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक विषम कार्बन युक्त अम्लों से क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। और फिर बताया मैंने क्या कि यह नियम केवल जो फर्स्ट 10 मेंबर होते हैं, प्रथम जो 10 सदस्य होते हैं उसी पर ही अप्लीकेबल होता है। यह नियम केवल प्रथम 10 सदस्य, फर्स्ट 10 मेंबर C1 C2 C3 4 ऐसे करके तक अप्लीकेबल होता है या लागू होता है। और अगर ऐसा क्यों है? सम कार्बन वाले अम्लों की ज्यादा होती है और विषम कार्बन वालों की कम होती है, तो इस प्रभाव को ही क्या कहा करते हैं जानते हो? एकांतर प्रभाव। क्या कहा करते हैं इसको? एकांतर प्रभाव कहते हैं।
अरे एकदम डिटेल जानना चाहोगे ना तो हम तुमको ऐसा ले जाएंगे जहाँ पे तुम डूब जाओगे गहराइयों में, एकदम और ले जाए ले जाओ। अगर हम कहें कि सम कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक ज्यादा होता है विषम कार्बन वालों से, क्यों? तो जो सम कार्बन वाले होते हैं इसमें जो मेथिल ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो एकदम सीधा नहीं रहता है, वो तिरछा रहा किया करता है। और जबकि जब विषम कार्बन वाले तुम कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाओगे तो उसमें मेथिल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एकदम सीधे आएंगे, और जब एकदम सीधे आएंगे तो उसमें जो बनेगा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। लेकिन जब सॉरी उतना अच्छा बन जाता है, और जब तिरछा रहा किया करता है इसी कारण क्या हुआ करता है, उनका क्वथनांक ज्यादा हुआ करता है। चलिए देखिए थोड़ा सा कैसे है। अब कोई एक सम कार्बन वाला ले लीजिए, मैं सम कार्बन का एसिड पकड़ कर रहा हूं, दिखा रहा हूं तुमको एकांतर प्रभाव, डांस करो। और एक विषम कार्बन का ले रहा हूं, और लेकिन ये याद रखेंगे कि 10 कार्बन का होना चाहिए विषम कार्बन का एसिड। 4 वाला ले लीजिए, ठीक है। आप 4 में जैसे CH3, फिर यहां CH2, फिर ये CH2 और ये फिर C डबल OH, ये देख लीजिए। अब ये एकदम सीध पे नहीं, अगर इसका सीधा मिलाते तो यहां होता ना। अब ये एक दूसरे के क्या है, तिरछे हैं। लेकिन अगर कोई विषम जैसे ले लीजिए, इसी को एकांतर प्रभाव कहते हैं, एक फिर एक फिर एक, देख रहे हो ना ये। लेकिन इसमें देखिए मेथिल ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मेथिल एवं कौन सा कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे हैं, समूह विपरीत या टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में है, जिगजैग पोजीशन पे है। ओके, यही है। और 5 विषम वाला कोई बना, जैसे 5 का ले लीजिए, तब CH3, CH2, फिर CH2, फिर CH2, 1 2 3 4, और अब फिर नीचे आएगा ना C डबल OH। अब देखिए एकदम ये सीधे, यहां पे एकदम सीधे नहीं रहता है, वो कैसे रहता है, टेढ़ी मेढ़ी दिशा में। और यहां पे क्या है, मेथिल और आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल सीधे में है। तो यहां पे बताया जाता है मेथिल एवं कार्बोक्सिलिक समूह एक दिशा में, वन डायरेक्शन। ओके, इसीलिए इनका कम और इनका ज्यादा कहते नहीं। जो टेढ़ मेढ़ होता है ज्यादा ही शरारती होता है, तो वैसे ये भी हैं और बेचारे एकदम सीधे साधे हैं, तो इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कम। लेकिन वो नियम अप्लीकेबल यहाँ पे भी होगा कि इनका भी क्वथनांक एल्डिहाइड और कीटोन से क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे गलनांक ज्यादा था, सॉरी क्वथनांक ज्यादा था, वैसे गलनांक भी क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गई होगी बात। सम कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक जो होता है वो विषम कार्बन युक्त अम्लों से क्या होता है, अधिक होता है। यह नियम केवल 10 कार्बन युक्त 10 सदस्य तक क्या होता है, लागू होता है, और इसे हम लोग क्या कहा करते हैं, एकांतर प्रभाव कहते हैं। अब जैसे सम कार्बन वाला लिया मैंने, 1 2 3 4, ये क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड। अब आप देखो इसमें मेथिल ग्रुप और ये एक दूसरे के विपरीत हैं, और जब विपरीत है तो इसमें क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी दिशा में है, इसलिए इसका ज्यादा होता है। और इसका क्या हुआ करता है, कम है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों एक दूसरे की क्या हैं, सीधे हैं। तो कुछ बात समझ में आई हम क्या कहना चाहते हैं। तो यहां से आज आपकी ये क्या हुई, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है राजू, समाप्त तो हो जाती है। और अब हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की। क्या बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। तेरे बिना जीना पड़े ओ जिंदगी, क्या जिंदगी, मुश्किल नहीं है तुझको भुलाना, मुश्किल नहीं है तुमको भुलाना। आप देखिए भैया एकदम कंटास तरीका समझिए, शुरुआत कर देता हूं।
कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रियाएं या का रासायनिक गुण। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अब हम क्या बताने जा रहे हैं आपको, केमिकल प्रॉपर्टी। क्या बताने जा रहे हैं भैया, केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म अब शुरू होने जा रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सुनिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो समस्त रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे निम्न भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ये जो बच्चे इस चीज को समझ लेंगे, जैसे मैंने अल्कोहल का बताया था, तो वैसे आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनकी आप केमिकल प्रॉपर्टी को कैसे समझोगे, उस चीज़ का मैं आज आपको एकदम बेसिक देने जा रहा हूँ। अगर इस टॉपिक को आप विधिवत तरीके से समझे रहते हो तो आपको आगे केमिकल प्रॉपर्टी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए तो कहता हूँ बेसिक पकड़ो, जीरो से हीरो बनो, ना कि हीरो से जीरो हो जाओ। क्या करें, अब सुनिए। कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रिया को क्या किया जा सकता है, निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। तो अब आइए थोड़ा हम बहुत एक बढ़िया सा, आप लोग भी पढ़ने का संकोच मत कीजिएगा, एकदम बढ़िया से बनाइएगा। जैसे ये मैंने लिख दिया, देखो R, फिर ये C डबल O, और फिर ये O, और फिर ये H। ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह है, देख रहे हो ना, बड़ा सा खूबसूरत सा। तो कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होंगी जिसमें इसका केवल कौन विस्थापित होगा, हाइड्रोजन। तो यहां पे पहली कौन सी अभिक्रिया आपकी मिलेगी, आपको हाइड्रोजन परमाणुकीकरण, या इसी को अम्लीय अभिक्रियाएं कहते हैं। तो कुछ अभिक्रियाएं होंगी जिसमें केवल क्या होगा, आपका हाइड्रोजन परमाणु के कारण बिना तो कुछ होता है ना है, कारण। अब कुछ अभिक्रियाएं होंगी जिसमें कौन गायब होगा, आपका एल्कोहल, देख रहे हो। तो कुछ अभिक्रियाएं होंगी किसके कारण, जिसमें एल्कोहल भागेगा आपका, या हाइड्रोक्साइड समूह के कारण अभिक्रिया। तो देखो ना, इस पूरे बक्से में कौन है, OH है। कौन है इस पूरे बक्से में, OH है, देख रहे हो राजू, कौन है, OH है। तो एल्कोहल या OH समूह की अभिक्रिया, क्या समूह की अभिक्रियाएं, कुछ हमार बतिया समझ में आ रही है, ये हो गया। अब फिर कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होंगी जिसमें कीटोन दौड़ेगा तुम्हारा, देख रहे हो, ये भी है। तो ये इधर लेके चले आइए, चाहे इधर लेके चले जाइए। देख रहे हो कैसे इसको सेट कर रहा हूं। तो ये क्या है, कार्बोनिल या कीटोन। कौन सा, कार्बोनिल, या क्या कह सकते हो, इसी को आप लोग कीटोन भी कह सकते हो। ठीक है, कि अभिक्रियाएं का आप देखने को मिलेंगी आपको, कार्बोनिल या कीटोन समूह की अभिक्रिया। ये हो गया। और अब बताइए, ये तो चल गया भाई एकदम बढ़िया सा।
और अब कुछ अभिक्रिया तो उसके कारण होगी जिसके कारण ये खुद जान लीजिए बना हुआ है। किसके कारण? पूरा समूह इसका क्या होता है? COOH के कारण अभिक्रियाएं होंगी। पहले में हाइड्रोजन परमाणु के कारण कुछ अभिक्रियाएं थी, दूसरे में हाइड्रोक्साइड समूह के कारण कुछ अभिक्रियाएं देखने को मिलेंगी, तीसरे में आपको मैंने बता दिया कार्बोनिल समूह के कारण कुछ अभिक्रियाएं मिलेंगी, और अब एकदम बढ़िया सा आ रहा है ये लो COOH। देख रहे हो ये लाइन जो मैं अलग अलग खींच रहा हूं, इसको आप अलग अलग पेन से लिखेंगे तो सब सही रहेगा। ये अलग पेन चलनी चाहिए, यहाँ पे फिर अलग पेन चलनी चाहिए, देख रहे हो, और फिर यहाँ अलग पेन चलनी चाहिए। अब कौन से कारण आ रही है? संपूर्ण कार्बोक्सिलिक समूह के कारण अभिक्रिया, तो ये इसकी खुद प्रॉपर्टी आ रही है। देख लीजिए, ऐसा रिएक्शन नहीं देखा होगा, संपूर्ण COOH की अभिक्रिया। ऐसे अगर आपको पढ़ा दिया जाएगा तो आप लोग जान लीजिए डांस करोगे। क्या करोगे? डांस करोगे। देख लीजिए पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको पकड़ लिया मैंने। और अब हमको बताइए कौन बचा है? ये तुम्हारे क्या है? इनको क्या छोड़ दोगे क्या? इनको कोई पसंद नहीं है, इनको लपेटो। तो अब की बार यहाँ से इनको भी पकड़ लिया। ये थोड़ा तुम इधर आ जाओ ना, थोड़ा सा और ना। ये देख रहे हो कि न है? का देख यहाँ से आ रहा है ना, तो ये आपका ये आया, क्या आया? ये आया, देख रहे हो। और इनको ऐसे नीचे लेके आओ यहाँ, और ये हो गया एल्किल। कौन सा? एल्किल समूह की अभिक्रिया। अब इसके बाद तो ये तो हो गया सब एल्किल समूह की अभिक्रिया, देख रहे हो। पहली कौन सी अभिक्रिया आई? हाइड्रोजन समूह के कारण अभिक्रिया। दूसरी कौन सी आई? एल्कोहल समूह के कारण अभिक्रिया। तीसरी कौन सी आई? कार्बोनिल या कीटोन समूह के कारण अभिक्रिया। चौथी कौन सी आई? संपूर्ण COOH के कारण अभिक्रिया। पांचवी कौन सी आई आपकी? वो एल्किल समूह के कारण अभिक्रिया। किसके कारण? एल्किल समूह के कारण अभिक्रिया। और अब ये जानते हो कि ये R जो होता है वो एरिल भी हो सकता है, तो एक आपकी और कौन सी बनेगी? एरोमेटिक अभिक्रिया, जिसमें बेंजीन रिंग के साथ जब रिएक्शन चलता है तो जानते हो वो एरोमेटिक अभिक्रिया सबकी अलग होती है। एल्डिहाइड का मैंने अलग बताया था आपको, तो वैसे ही इसमें भी एरोमेटिक अभिक्रिया अलग होगी, एक वो भी प्रॉपर्टी होगी। तो इतनी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली कौन सी मिलेगी? कार्बोक्सिलिक समूह के हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया पहली। फिर कौन सी बनेगी? कार्बोक्सिलिक समूह के OH की अभिक्रिया। से आप नीचे लिख लीजिएगा नंबर 1 नंबर 2 करके। पहली कौन सी? कार्बोक्सिलिक समूह के हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया। दूसरी कार्बोक्सिलिक समूह के OH समूह की अभिक्रिया। तीसरी कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया। चौथी संपूर्ण कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रिया। फिर कौन सी? एल्किल समूह की अभिक्रिया। और फिर कौन सी आपकी लास्ट में? एरोमेटिक अभिक्रिया। कौन सी राजू? एरोमेटिक अभिक्रिया। इसको हम मिटाई दें कि ना मिटाएं? इसको हम मिटाई दे रहे हैं। कितना अच्छा सा है, बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ। इसको आप बढ़िया सा एकदम उतारिए और एकदम बढ़िया सा डांस कीजिए, तब आपको समझ में कम आएगा। डांस करने का मतलब जानते हो ना, बढ़िया सा खूब करतब दिखाइए और इसको एक एक स्टेप वाइज बढ़िया सा लिखिए, नहीं तो कुछ और ही डांस समझते हो आप लोग। तो अब आइए मैं आपको पांचों अभिक्रिया बता रहा हूँ, कौन कौन सी इसकी अभिक्रियाएं चलेंगी। कौन कौन सी चलेंगी? नंबर 1 कार्बोक्सिलिक समूहों के कौन सी? हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रियाएं। हम लिख देते हैं कि आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना। पहली होगी। दूसरी कौन सी होगी? अब चलो, कार्बोक्सिलिक
समूह के हाइड्रोक्सिल परमाणु की अभिक्रियाएं, क्या कार्बोक्सिलिक समूह के हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं हो गई। तीसरी, कार्बोक्सिलिक समूह के कीटोन या कार्बोनिल हमें तो लूट लिया की अभिक्रियाएं। ओके, अगला टारगेट क्या है आपका? चौथा, एल्कोहल हो गया, कार्बोनिल का भी हो गया, तो अब संपूर्ण COOH समूह की अभिक्रिया। ये सब बेसिक है, यहीं से सीखने का आपको आधार मिलता है। पांचवा, एल्किल समूह की अभिक्रिया, जिसमें एल्किल ग्रुप जो हाइड्रोकार्बन की चेन इधर होती है उसमें अंतर होगा। समूह की अभिक्रिया तेरे बिना। लास्ट में एरोमेटिक अभिक्रिया है, मतलब जिसमें एरोमेटिक रिंग से संबंधित है, बेंजीन रिंग से। ये देख रहा है ना पसीना, पानी से नहाने वाला लिबास बदलता है और पसीने से नहाने वाला इतिहास बदलता है। खूब आप भी मेहनत कीजिए। कार्बोक्सिलिक समूह के हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रियाएं, कार्बोक्सिलिक समूह के हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं, कार्बोक्सिलिक समूह के कीटोन या कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं, और संपूर्ण COOH समूह की अभिक्रियाएं, और एल्किल समूह की अभिक्रियाएं, और फिर एरोमेटिक अभिक्रियाएं। तो अब हम एक एक पकड़ेंगे और एक एक को समझाएंगे आपको। तो बढ़िया सा इसको आप लोग लिखें, नोट्स बनाएं और खूबसूरत प्यारा सा कमेंट करें। और जहाँ तक हो सके आप सब लोग चैनल अगर नए हैं अगर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।